देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार से यानी 10 अक्टूबर से ही शुरू हो गई है। पहले चरण के नामांकन जो 6 तारीख को मतदान होने हैं, उसको लेकर के नामांकन की प्रक्रिया तो शुरू हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक झकझूमर दोनों ही दलों के भीतर चल रहा है। अब स्थिति यह है कि चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के आम सहमति पूरी तरह से अब तक उभर कर सामने नहीं आई है। हालांकि एक तरफ देखा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ लगभग साफ होता दिख रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन में रार कायम है। अब जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव आज दिल्ली निकलेंगे, वहां राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात होगी और तब जाकर के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। लेकिन इस बीच जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि एनडीए में लगभग सब कुछ साफ हो चुका है। बड़े भाई के रोल में नीतीश कुमार हैं। 101 सीटों पर जदयू जो है चुनाव लड़ने जा रहा है, वहीं 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। 29 सीटों पर चिराग पासवान यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में 29 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। 7 सीटें हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को दी जा रही है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें दी जा रही है। ये चर्चाएं चल रही है, लेकिन बयान भी कई तरह के आ रहे हैं। एनडीए के घटक दल ही कह रहे हैं कि अभी क्लियर नहीं हुआ है, बातचीत का दौर जारी है, अभी सीटों के बारे में क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन ये तय मान के चलिए, जो जानकारी मेरे पास आ रही है वो जानकारी है 101 सीटों पर जदयू, 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 29 सीटों पर लोजपा रामविलास, 7 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटों पर। इस बीच लगातार जो देख रहे थे आपकी ज्योति सिंह और पवन सिंह का जो मामला चल रहा था, पवन सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद से लगातार ज्योति सिंह उनके खिलाफ आग उगल रही थी। तो अब आज पवन सिंह ने भी ट्वीट करके यह स्पष्ट कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। यानी एक तरह से कहा जाए कि यह चीज भी पवन सिंह ने क्लियर कर दिया, साफ कर दिया। बहरहाल हम आते हैं मूल मुद्दे पर। मुद्दा क्या है कि त्रिकोणीय संघर्ष के जो आसार बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार दिख रहे हैं। त्रिकोणीय संघर्ष में तीसरा कोण जो बना रहे हैं वो है जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर। आज वो जो है राघोपुर गए थे। राघोपुर आपको पता ही होगा, राघोपुर तेजस्वी यादव की सीट है और तेजस्वी यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे भी। एक और सीट फूलपारस की ओर उनका नजर है, उनकी नजर गड़ी हुई है कि कर्पूरी के गांव से, कर्पूरी के विधानसभा क्षेत्र से वो अपने आप को खड़ा करेंगे ताकि अति पिछड़ों के वोट को अपने पाले में किया जाए। और खास करके जो पिछले चुनाव में मिथिलांचल में उनको करारी हार मिली थी, सीमांचल में करारी हार मिली थी, जिस तरह से दक्षिण बिहार में उनको उपलब्धि मिली थी, उस तरह की उपलब्धि मिथिलांचल सीमांचल में नहीं मिली थी तेजस्वी यादव को। तो उसको ध्यान में रख के कहा जा रहा है कि वो फूलपारस से चुनाव भी लड़ सकते हैं। यानी 2 सीटों पर लड़ने की बात तेजस्वी यादव की हो रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो सीटें दी गई, क्योंकि सीटें तो हो गई हैं, लगभग एनडीए में सीटों का फाइनल हो गया है। हालांकि दावेदारी तो महागठबंधन के लोग भी कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय है। और आप जरा सोचिए ना, अगर सब कुछ तय रहता तो लालू प्रसाद यादव को घर से बाहर निकलना पड़ा है और वो आकर के राबड़ी देवी के आवास पर तेजस्वी यादव के साथ मीटिंग किए हैं। अगर सब कुछ सही चलता रहता तो फिर कार्यकर्ताओं के साथ लालू यादव को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सुप्रीमो है आरजेडी के, उनको नहीं आना पड़ता। और उस मीटिंग के जस्ट बाद जो है सो ये चर्चा होने लगी, ये बातें सामने आई कि तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में वो राहुल गांधी के साथ मुलाकात करेंगे। यानी लगातार हर पल बिहार की राजनीति में चुनाव को लेकर के घटनाक्रम बदलते जा रहे हैं। और अभी तो सबसे बड़ा खेला होना बाकी है। एक छोटा सा तो अभी ट्रेलर दिखाई दिया था कल, जो एनडीए के जदयू के नाराज नेता जो हैं वो आरजेडी में शामिल हुए थे, वो तो महज एक ट्रेलर था।
अभी तो पूरी फिल्म बाकी है, क्योंकि आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम ये तो जरूर करती है कि अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ करके दूसरे पार्टी के आने वालों को उनको टिकट देने में महारत हासिल है। और ये काम कांग्रेस पार्टी भी करती है, आरजेडी भी करेगी। अब देखिए ना, गिरधारी यादव जो हैं वो बांका से सांसद, उनके पुत्र जो हैं बेलहर से चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी में शामिल हो गए। बाप कहां है? बाप आरजेडी जदयू में और बेटा आरजेडी में। यानी कोरोना काल वाला सीन हो रहा है दोस्तों, कि कोरोना काल में जैसे जिनको कोरोना होता था उनके परिजन भी उनसे नहीं सटने जाते थे। जो स्थिति बिहार में बन रही है, एक ही परिवार के लोगों की जो चीजें बन रही है, उसमें अगर बाप जो है सो अपने बेटा के लिए प्रचार नहीं कर पाएगा क्योंकि वो दूसरे पार्टी में है, भाई भाई के लिए नहीं प्रचार कर पाएगा। ये दृश्य भी बिहार में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम चर्चा करेंगे इस पर, एक एक सीट पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप सुनिए कि जो घटनाक्रम अभी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर चल रहे हैं, उसमें एनडीए के नेता और यूपीए के नेता क्या कहने, पहले आप इसको सुन लीजिए। नहीं, एनडीए में सीटों के बंटवारे के ना तो लेकर के कोई विवाद है, ना नेतृत्व को लेकर विवाद है। आज या कल में सभी दल मिलकर के संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषणा करेंगे। ने उपेंद्र कुशवाहा जी ने ट्वीट किया है, क्योंकि सोशल मीडिया में संख्या चला दिया गया कि अलग अलग दल का पीछे निर्धारित हुआ। जबकि ये जिम्मेवारी और ये अधिकार पांचों दल के नेता आपस में मिल करके ये घोषणा करें। पूरा फ्रेम इम्प्लांट करके कोई भी मीडिया में जो न्यूज चला है ये गलत है, क्योंकि ये घोषणा तो नेतृत्व करेगा, इसीलिए नेतृत्व घोषणा आज शाम में या कल 10 बजे तक करेगी। तो हम लोग सभी को ये दुख है कि भाई संख्या कोई कैसे चला सकते हैं। संख्या तो जब भी होगा तो पार्टी का नेतृत्व ही चला सकता है। सारा चीज एनडीए में केंद्रीय नेतृत्व तय कर रही है और ये सारी सूचना केंद्रीय नेतृत्व आपको कल 11 बजे तक हमें लगता है दे दे। अभी ये हम लोग तय करेंगे 4 बजे कि नेता कहाँ उपलब्ध हैं, और उसी तरीके से, क्योंकि चुनाव का समय है, सभी लोग अपने अपने जगह व्यस्त हैं, तो अभी 4 बजे ये तय कर लेंगे कि कहाँ पर ये। देखिए, एनडीए में सब कुछ तय हो चुका है। एनडीए चट्टानी एकता के साथ बहुत ही पहले आगे बढ़ चुकी है। ऑल इज वेल। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि पूरा एनडीए परिवार एक है। रहा कुछ समस्या है जिसके निदान के लिए सारे वरिष्ठ नेता एनडीए के बैठे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आज से कल तक सब कुछ साफ हो जाएगा और कहीं कोई समस्या नहीं है। उस समस्याओं के निदान के लिए प्रयासरत है सभी एनडीए के नेतागण। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में एनडीए इंटैक्ट होकर के, एक साथ होकर के सामने वाला जो हमारे विरोधी हैं उनको परास्त करेगी। बहुत ही अच्छी और बहुत ही सकारात्मक मीटिंग रही। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है, और हमने जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं और सांसदगण हैं, जो पार्लियामेंट्री मतलब सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया है कि अंतिम फैसला गठबंधन को लेके हो, सीट को लेके हो या नंबर्स को लेके हो, अंतिम फैसला चिराग पासवान जी को होगा। नहीं, ये अभी चर्चा चल रही है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये बोल दिए हैं कि जैसे चर्चा फाइनल स्टेज पे आ जाएगी तो आपको, अभी तो बात चल ही रही है ना, तो जब फाइनल स्टेज में आ जाएगा तो आपको वो खुद बता देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेतृत्व तय करेंगे, एनडीए के नेता लोग तय करेंगे कौन कहां से लड़ेंगे, कहां नहीं लड़ेंगे, ये सब उन लोगों के हाथ में है। जो अच्छा रहेगा, एनडीए की जीत होगी, और बिहार में जो एनडीए की सरकार बनेगी, इस पर जो भी अच्छा रहेगा हम लोग सब मिल के तय करेंगे। बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कभी कभी होता है कि जो थोड़ी सी अगर देर होती है तो लोग कहते हैं कि देर आया लेकिन दुरुस्त आया, इसीलिए ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो हमें लगता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, समय है, और पूरा इंडिया गठबंधन पूरी एकता के साथ, और पूरे बिहार की जो जन आकांक्षा है कि इस बार जो 2020 में चंद सीटों के चलते, कुछ वोटों के चलते हम लोग चूक गए थे, इस बार बिल्कुल चूकना नहीं है।
चाहे दक्षिण बिहार में जितना ज़बरदस्त हमारा प्रदर्शन था, वैसा ही प्रदर्शन इस बार उत्तर में भी करना है। और आज इसीलिए जेपी के जयंती के मौके पर हम लोग यही संकल्प ले रहे हैं कि जेपी ने अपने दौर में, चाहे 42 के भारत छोड़ो आंदोलन का दौर रहा हो या 74 के आंदोलन में तानाशाही विरोधी, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का दौर रहा हो, अपने दौर में जिस तरह से उन्होंने नौजवानों को दिशा देने का काम किया, नौजवानों के बहुत ज़बरदस्त एक जन उभार उसको खड़ा करने का काम किया, आज भी बिहार के नौजवान भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा के लिए और हमारे देश की जो आज़ादी का विरासत है, जहां एक ज़माने में अंग्रेज़ों से हम लोगों को लड़ना पड़ा और आज भारत सरकार अमेरिका के आगे घुटने टेक रही है, तो अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ भी बिल्कुल उसी तरह से हम लोग लड़ेंगे। तो हमें लगता है कि इस बार पूरे बिहार में हम लोग संकल्प ले रहे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। जब आदमी घर बनाता है और परिवार में खटपट होने से घर छोड़ देता है तो इसका मलाल तो रहता ही है। आज घर में वापसी हुई है तो अपार खुशी है। अब पूरी ऊर्जा पार्टी को और मजबूत बनाने में, घर को सुंदर बनाने में और न्यायप्रिय बनाने में, वैल्यू बेस्ड बनाने में अपना पूरा योगदान है। तो भी आपने सुना जो भी बयान आया, चाहे वो सांभवी चौधरी की हो, रामकृपाल यादव की हो, जो जायसवाल जी हैं जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बयान को आपने सुना और नेताओं के बयान को सुना आपने। लेकिन सवाल ये उठता, दीपांकर भट्टाचार्य के बयान को सुना, सवाल ये उठ रहा है कि जो दावेदारी की जा रही है मुकेश सहनी के द्वारा, जो दावेदारी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, पहले तो बातें होती थी कि विनिंग सीट, जो जहां से जीतेगा उसको वो सीट दी जाएगी, अगर आदान प्रदान भी करना पड़े पार्टी नेताओं को, यानी अगर कोई आरजेडी का नेता है जो चुनाव जीत सकता है और अगर वो मुकेश सहनी की पार्टी में जाके उसके कोटे में वो सीट गई हुई है, तो आरजेडी के नेता को मुकेश सहनी की पार्टी में ज्वाइन करा करके चुनाव लड़ाया जाएगा। इस तरह का ऐसा एक दृश्य तैयार किया जा रहा था कि भाई हम लोग इतने जुटे हुए हैं कि कोई महागठबंधन को डिगा नहीं सकता है। लेकिन जब सीट बंटवारे की बात आती है तो उसके बाद अभी से डिमांड शुरू हो गया। मुकेश सहनी तो कह रहे हैं भैया डिप्टी सीएम से नीचे नहीं मानेंगे हम। अब सीट कितनी मिलेगी ये तय नहीं है, लेकिन पहले ही ताल ठोक दिए डिप्टी सीएम के नीचे नहीं मानेंगे। हालांकि आज कांग्रेस पार्टी ने जो जानकारी मिली है, तेजस्वी यादव को नेता के रूप में स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन में बिहार में तेजस्वी यादव होंगे, ये तय हो गया है। अब राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव की मीटिंग होने के बाद कल परसों में जो है सो पूरी तरह से जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये भी तय हो जाएगा, क्योंकि 17 तारीख को नॉमिनेशन की आखिरी तिथि है पहले चरण की। तो जो भी करना होगा पहले चरण के सीटों को तो कम से कम टिकट बंटवारा तो करना ही होगा, सिंबल तो देना ही होगा, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए हो, दोनों ही दलों को। और भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन के बारे में, एनडीए गठबंधन के बारे में कहा जा रहा है कि आज देर रात या फिर कल 10 से 11 बजे तक संयुक्त प्रेस वार्ता होगी, जिसमें क्लियर कर दिया जाएगा कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, किसको कहां जगह मिलेगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सीटें जो हैं, अगर आप देखेंगे पिछले चुनाव को देखेंगे, पिछले चुनाव की स्थिति को देखेंगे, तो उसमें आप कई चीज को पाएंगे कि पिछले चुनाव में जो है जदयू की अगर हम बात करते हैं तो जदयू पिछले चुनाव में 115 सीट पर लड़कर मात्र 43 सीटें की जीत हासिल की थी, यानी मूल 75 सीटों पर हार, कुल 75 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था जदयू को। वजह साफ था कि चिराग पासवान सभी सीटों पर चुनाव लड़े थे और सबसे बड़ा नुकसान चिराग पासवान ने किया था तो नीतीश कुमार को किया था। अब जदयू ने सीट शेयरिंग को बेहतर बनाने में और अपनी सरकार की हिस्सेदारी को ध्यान में रखकर गत चुनाव में 14 सीटें कम लड़ेगी। ये 14 सीटें अपने साथी दलों के लिए जदयू ने छोड़ा है। वहीं बीजेपी 100 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में छोटे भाई की भूमिका निभाई थी। लोकसभा चुनाव की हिस्सेदारी और गत विधानसभा चुनाव में अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ 78 विधानसभा सीटों पर जीतने के कारण माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार बड़े भाई की भूमिका में हो रहेगी, मगर गठबंधन की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रही।
बीजेपी 2020 के विधानसभा चुनाव में 110 सीटों पर लड़ी थी। इस बार 10 सीटों की कुर्बानी साथी दलों के लिए देकर सीटों के बंटवारे को सुलझा लिया है। साथी दलों को भी खुश किया है। इस बार एनडीए के साथ 2 नए साथी दल जुड़े तो एक साथी दल ने महागठबंधन का दामन थाम लिया। नए जुड़ने वालों में लोजपा आर और रालोमो ने फिर एनडीए का दामन थामा तो वीआईपी ने महागठबंधन की। लोजपा आर ने हालांकि 43 सीटों की डिमांड की थी, 43 से 37 सीटों का डिमांड किया था, लेकिन उनको 29 सीटें दी जा रही है, ये लगभग तय हो चुका है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के संस्थापक अध्यक्ष जीतन राम मांझी 15 विधानसभा सीटों की दावेदारी पर 25 से 15 पर लौटे थे, लेकिन उनको 7 सीटें मिल रही है। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 8 से 10 विधानसभा सीटों की मांग की थी, पर उन्हें 6 सीटें देकर यथोचित हिस्सेदारी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब सीटों की हिस्सेदारी की बात करें तो इसके पीछे एनडीए के रणनीतिकारों का वो फॉर्मूला कार्य कर रहा है जो लोकसभा के सीटों का पर आधारित है। इस लिहाज से देखें तो जदयू 17 लोकसभा जीती और बीजेपी ने 16। इसके जदयू बड़े भाई और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में दिख रही है। लोजपा 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, इसलिए उसे 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिली। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जिन 7 सीटों पर लड़ी थी, इस बार भी उन्हीं उतनी सीटें पर ही लड़ेगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने तो विधानसभा में न तो और न ही लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व है। एनडीए में ऐसे पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान ये राय बनी थी कि कम से कम 1 सीट दी जाएगी। इसी फार्मूले के तहत 1 लोकसभा सीट के अनुसार 6 विधानसभा सीटों की हिस्सेदारी उपेंद्र कुशवाहा को मिली है। यानी क्लियर कट कंसेप्ट था। 1:6 का फॉर्मूला तय किया गया और 1:6 के फॉर्मूले के तहत जो है सो 40 लोकसभा की सीटें हैं और 6 के 24 240 होता है, 243 सीटें हैं। इसी के हिसाब से जो है सो सीटों का फॉर्मूला तय किया गया, सीटों का बंटवारा किया गया और इसकी घोषणा भी, अधिकृत घोषणा भी बहुत जल्द कर दी जाएगी। और उम्मीद है कि महागठबंधन में जो रार अभी कायम है वो रार भी बहुत जल्द सलट जाएगा, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल, खास करके कांग्रेस पार्टी, इस स्थिति में नहीं है कि बिहार जैसे प्रदेश में वो अकेले चुनाव लड़ सके। जब झारखंड में वो नहीं लड़ सकते, जहां 81 सीटें हैं, तो बिहार में तो 243 सीटें हैं, वो भूल ही जाए। इसके अलावा मुकेश सहनी भले ही ताल ठोकते रहे हों, लेकिन वो भी अकेले सीटें ले आएंगे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो जाहिर है कि गठबंधन बनेगा, ऊपर नीचे कुछ सीटों का होगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो जो जानकारी मिल रही है, 3 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को देने की बातें हो रही है और पशुपतिनाथ पारस को भी 3 सीटें देने की बात हो रही है। और ये 3-3 सीटें जो है, ये 3-3 सीटें तेजस्वी यादव अपने कोटे यानी आरजेडी कोटे से 3-3 सीटें इन दोनों दलों को देने जा रहे हैं। और इसके अलावा माले जो ताल ठोक रहा है, तो माले भी लगभग 30 के करीबन सीट पर जो है सो वाम मोर्चा चुनाव लड़ेगी, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन अब देखें क्या कुछ फैसला होता है गठबंधन के तहत। बाकी मूल चीज है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में क्या बातें होती है, उसके बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है, ये स्पष्ट करेगा। और मान के चलिए कि कल का दिन जो है सो सीट शेयरिंग को लेकर के दोनों ही गठबंधन के लिए निर्णायक हो सकता है और उसके बाद उठा पटक भी होगा, ये भी तय मान के चलिए। हालांकि एनडीए में फूफा और मौसा दोनों तो रूठे हुए थे, मान गए हैं। अब जो महागठबंधन के फूफा मौसा रूठे हुए हैं, उनको मनाने में तेजस्वी को कितनी सफलता मिलती है, देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।